मित्रों नमस्कार। मिथिलेश हरदेनिया के साथ जुड़ रहे हैं एक नई श्रृंखला में। मित्रों, हिंदी में अभी तक आपने संधियाँ पढ़ी, निश्चित तौर पे संधियों की प्रैक्टिस कर ली होगी और आपके पास बहुत सारे शब्द इकट्ठे हो गए होंगे, ऐसा मेरा मानना है। अब इस कड़ी में एक कड़ी और जोड़ते हैं। मित्रों, वैसे अगली कड़ी समास होना चाहिए संधि के बाद, लेकिन समास आपको नहीं पढ़ाएंगे अभी। समास में जो आवश्यक होता है पहले उसकी पूर्ति करेंगे। और समास में क्या आवश्यक है, किस चीज़ को पढ़ना आवश्यक है, तो समास में अव्ययी भाव होता है। अव्ययी भाव के लिए अव्यय जानना आवश्यक होता है। बहुब्रीहि के लिए योग रूढ़ शब्द जानना आवश्यक होता है। कर्मधारय के लिए विशेषण विशेष और उपमान उपमेय जानना आवश्यक होता है। तत्पुरुष के लिए कारक जानना आवश्यक होता है। और मित्रों, दिगु और द्वंद्व। दिगु संख्यावाची होता है तो संख्यावाचक शब्द जानना आवश्यक होता है, और द्वंद्व में बराबरी वाले पद, युग्म पद, विलोम पद, ये जानना आवश्यक होता है। लेकिन मित्रों, जो अव्ययी भाव समास है, पहला समास, उसमें बहुत सारी किताबें लिखती हैं नीचे एक लाइन में कि सभी उपसर्ग अव्यय होते हैं। तो फिर यहाँ अब उपसर्गों को पढ़ना भी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जितने उपसर्ग हैं उन उपसर्गों में से 80% उदाहरण आपके अव्ययी भाव के मिलते हैं। तो फिर मेरा मानना है कि पहले उपसर्ग पढ़ लेना चाहिए। तो मित्रों, इस कड़ी में आज उपसर्ग पढ़ते हैं। देखते हैं उपसर्ग। मित्रों, इसमें देखिए उपसर्ग, दो शब्द हैं वास्तव में, उप और सर्ग। उप का मतलब निकट होता है, निकट या पास में, और सर्ग मीन्स होता है भाग या खंड। तो जिस खंड में कोई दूसरा खंड पास में हो वो उपसर्ग है। ये तो परिभाषा शब्दों के अनुसार हुई, या शब्द का अर्थ हुआ, शाब्दिक अर्थ हुआ उपसर्ग का। लेकिन वास्तव में हिंदी में परिभाषा क्या मिलती है कि ऐसा शब्द जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द का नया अर्थ बना देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो वह शब्द जो किसी शब्द के पहले जुड़कर एक नए अर्थ का निर्माण कर देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे मित्रों, हार कोई शब्द है, हार। अब इस हार शब्द में आप उपसर्ग जोड़ें, तो जैसे प्रहार। इसी हार शब्द में दूसरा जोड़ दें, उप, तो उपहार। इसी हार शब्द में और जोड़ दें, वि, तो विहार। इसी हार शब्द में सम जोड़ दें, तो मित्रों संहार। तो हार शब्द तो वही है, लेकिन हार शब्द के पहले अलग अलग शब्द जुड़ने से इनके अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे यहां प्रा प्लस हार और प्रहार बना, तो प्रहार करना, किसी को चोट पहुंचाना। यहां मित्रों उपहार बना, तो उपहार का मतलब गिफ्ट, सरप्राइज देना, कोई वस्तु भेंट करना। विहार, विहार मतलब मित्रों घूमना। बिहार राज्य भी सुना होगा आपने, तो बिहार उस राज्य का नाम क्यों पड़ा, कभी चिंतन किया आपने? मित्रों, विहार मीन्स होता है घूमना। तो किसके घूमने का क्षेत्र है? गौतम बुद्ध के घूमने का क्षेत्र है। तो जो गौतम बुद्ध के विहार का क्षेत्र है, उस क्षेत्र को विहार कहा गया। आप बोध गया, बोध गया कितना बड़ा स्थान है जहां ज्ञान प्राप्त हुआ, तो निश्चित है जहां ज्ञान प्राप्त हुआ वहीं आसपास भ्रमण करते होंगे। तो वो उनका क्षेत्र था जहां उनकी यश कीर्ति अधिकाधिक फैली। हालांकि गौतम बुद्ध की यश कीर्ति पूरे विश्व में है, और बौद्ध धर्म जन्म भारत में हुआ, लेकिन फला फूला दूसरे देशों में। तो इस तरह से बिहार नाम पड़ा उस राज्य का। संहार, तो ये सम प्लस हार संहार बन जाता है, किसी का निवारण करना, संहार करना कष्ट का। तो ये जो प्रा, उप, वि, सम, ये मित्रों उपसर्ग कहलाएंगे। वही कहा ना हमने, किसी शब्द के पहले जब कोई शब्द जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करता है नए अर्थ के साथ, तो पहले जुड़ने वाले शब्द को उपसर्ग कहते हैं।
मित्रों कई शब्द तो ऐसे होते हैं जिनमें दो दो तीन तीन उपसर्ग जुड़े रहते हैं। जैसे एक शब्द है प्रत्युपकार। तो प्रत्युपकार में आप देखें प्रति प्लस उप प्लस कार, तो यहां प्रति भी उपसर्ग कहलाएगा और उप भी उपसर्ग कहलाएगा। इसके बाद फिर देखें और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे अपव्यय है। तो अपव्यय में अप प्लस वी प्लस ए। सुसंगठित, तो सु प्लस सम प्लस संगठित, सु प्लस सम प्लस गठित और शब्द बनेगा सुसंगठित। तो दो दो उपसर्ग हैं इनमें। अभ्यागत, अभि प्लस आगत, अभि प्लस आ प्लस गत बनेगा अभ्यागत। मित्रों निर प्लस आ प्लस कार, निराकार। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जहां जैसे दुर्व्यवहार, तो दुर प्लस वी प्लस आ प्लस हार, वी प्लस आ प्लस अव। तो इस तरह से दो दो तीन तीन उपसर्गों के योग से भी शब्द बनते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि उपसर्ग एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं और तीन भी हो सकते हैं। बस वो शब्द के पहले जुड़कर एक नया शब्द बनाए, वो उपसर्ग कहलाएगा। इसके बाद यदि हिंदी में उपसर्गों की बात करें मित्रों, तो हिंदी में थोड़ी सी भिन्नता पाई गई है। कुछ किताबें उपसर्गों की संख्या 14 लिख रही हैं, कुछ किताबें तो अति कर रही हैं, बहुत ज़्यादा 8 ही लिख रही हैं, कुछ 12 लिख रही हैं, कुछ 13 लिख रही हैं। तो मित्रों जो लुसेंट वगैरह जो किताब है वो अच्छी किताब है, मानकीकृत पुस्तक है, ये नहीं मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अच्छा मैटर है। उसमें संख्या 13 दी गई है और जो CBSE NCERT किताबें हैं उनमें भी 13 मानी गई है। तो 13 मान के चलेंगे, उपसर्गों की संख्या हिंदी में 13 होती है। बाकी कुछ किताबें और बहुत अच्छे राइटर 14 भी लिख रहे हैं। तो हमें राइटर से मतलब नहीं है, मानकीकृत क्या है और परीक्षा में क्या पूछा जा रहा है और परीक्षा में आया हुआ प्रश्न को क्या सही किया गया है वो देखना है। तो आप उपसर्गों की संख्या हिंदी में 13 मान के चलेंगे, और वो 13 हैं कौन? आ, अन, का, कु, दु, नी, औ, भर, सु, अध, उन, पर, बिन। ये मित्रों इतने शब्द हैं जो हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के अलावा आपको संस्कृत के उपसर्ग भी पढ़ना है, अरबी फारसी के उपसर्ग भी पढ़ना है। अब ये क्यों पढ़ना है? क्योंकि जो परीक्षा में आते हैं, क्योंकि संस्कृत से ही हिंदी का निर्माण हुआ है, तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनमें संस्कृत उपसर्ग जुड़कर शब्द बनते हैं और वो हिंदी में खूब प्रयोग होते हैं, तो संस्कृत का पढ़ना पड़ेगा। हमारे यहाँ बहुत से विदेशी विभिन्न उद्देश्यों को लेकर आए, अपने उद्देश्यों की पूर्ति की और पुनः वापस चले गए, किंतु कुछ शब्दावली यहाँ छोड़ गए। तो जब कुछ शब्दावली यहाँ छोड़ गए तो उन शब्दों में भी कुछ उपसर्ग जुड़े हैं। तो वो शब्द अरबी फारसी के हो सकते हैं या अंग्रेजी के हो सकते हैं, तो हमें अरबी फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, इस तरह से कुछ हमें और भी उपसर्ग पढ़ने पड़ेंगे। जैसे आ, अन, कु, का। अब जैसे आ है, आ का जो भाव है वो भाव निषेध के लिए होता है मित्रों। जहां भी आ लगा हो तो उसका निषेध से तात्पर्य हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि कोई शब्द ही आ से शुरू होता हो और आप कह दो इसमें आ लगा है। तो मित्रों ऐसा नहीं करना है आपको, उसमें उपसर्ग ही होना चाहिए आ, तो उसमें वो विपरीत अर्थ जाता है या नेगेटिव, नकारात्मक अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जैसे अटल, तो टल में आ लगा है, तो अटल का मतलब होगा जो टल ना सके, वो अटल है। तो जहां भी आ लगेगा तो अभाव या निषेध के रूप में प्रयोग किया जाएगा। तो अछूता, अज्ञान, अचल, इस तरह से। या अन, तो अनजान, अनचाहा, अनपढ़। का, छोटा का, तो ये बुरा या हीन के भाव में होगा। कपूत, कचोट।
कु, कु भी बुरा के रूप में होगा तो कुकर्म, कुचक्र, कुपुत्र। दु कम या बुरा के भाव में होगा तो दुकाल, दुबला, दुलारी। इसके बाद है नी, कहीं कमी के रूप में नी जुड़ता है तो नी में निपुति, निडर, निहत्था। फिर है औ, मित्रों औ, औ औरत का, आ और वा नहीं, औ औरत वाला, तो हीन या निषेध के भाव में इसका प्रयोग होता है। औगुन, औघर। फिर है भर, तो पूरा, भर का जो भाव होगा पूरा, जैसे भर पेट, तो भर पेट का अर्थ क्या है? पेट भर। भरमार, भरपूर, तो जहां भी भर शब्द जुड़ेगा तो पूरे के लिए जुड़ेगा। सु, सु अच्छे के लिए जुड़ेगा। सुडौल, सुशील, सुकुमार। मित्रों फिर है अध, अध का मतलब आधा, अध पका, अध जला आदि। उन है तो एक कम के लिए उन, जैसे 29 तो 30 में एक कम। 49, 50 को 50 ले लिया, 50 का 50 तो 49, 49 मतलब 50 में एक कम। 59, 60 में एक कम, तो एक कम के लिए उनका प्रयोग होता है। पर दूसरा या बाद का तो परोपकार, परलोक, परहित। बिन, बिना या निषेध के भाव में तो बिन ब्याहा, बिन बादल। अब संस्कृत के उपसर्ग भी आपको याद करना है, तो संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 होती है। उसमें अति पहले आएगा, अति, तो ये अति अधिकता के भाव में होता है। इसके उदाहरण अत्यधिक, अत्यंत। मित्रों इसमें अत्यधिक मतलब जो शब्द है वो अति का उदाहरण है, और अति इसमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता, और ऐसे ही शब्द परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे अत्यधिक में वो पूछ लेंगे कि कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें अति उपसर्ग है, अति प्लस अधिक। अति प्लस अधिक, तो इसमें आप देख लें कि ये स्पष्ट हो गया। लेकिन अब यहां जुड़ेगा कैसे? तो संधि के नियम के अनुसार जुड़ेगा। अति के ई का परिवर्तन या में हो जाएगा, तो यहां आ बचेगा और आधा ता बचेगा, प्लस यहां अधिक, क्योंकि यहां अत बचेगा जब ई बाहर हो जाएगा, तो यहां ई का परिवर्तन या में हो गया, तो आ, आधा ता और या में ये आ जुड़ जाएगा, तो या पूरा हो जाएगा, और धिक इस तरह से जुड़ जाएगा। तो ऐसे शब्द परीक्षा में ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर आप देखिएगा अति के बाद अधि, ऊपर या श्रेष्ठता के लिए, जैसे अधिपति, अधिनायक। अनु, पीछे या समान के लिए, अनुशासन, अनुकरण। अप, बुरा या हीन के लिए, अपयश, अपमान। अभि, सामने या पास के लिए, अभिमान, अभिनव। फिर अव, हीन या नीच के लिए तो अवमानना, अवनति। बड़ा आ, बड़ा आ मतलब तक या समेत के लिए, आजन्म, आजन्म का अर्थ आजन्म तक या जन्म तक, आजीवन मतलब पूरे जीवन तक। उत, ऊंचे के लिए, उत्थान, उत्कर्ष। फिर है उद, ऊपर या उत्कर्ष के लिए, उद्गम, उद्भव। फिर है उप, निकट या सदृश के लिए, उपवन, उपयंत्री। बताया ना आपको, उप का मतलब निकट के लिए। फिर है दुर, बुरा या कठिन के भाव में, दुराचार, दुर्जन। फिर है दुस, बुरा या कठिन के लिए, दुष्चरित्र, दुस्साहस और दुष्कर। मित्रों यहां जरूर ध्यान दीजिएगा आप, दुस में खूब पूछा जाता है। जैसे दुस उपसर्ग है इस तरह से, मतलब सर्वता वाले सा में हलंत लगा है और ये उपसर्ग है दुस। लेकिन इसमें दुष्चरित्र इस तरह से बनेगा,
दुस्साहस ऐसे बनेगा। और एक उदाहरण है दुष्कर, तो वो ऐसे बनेगा। अब आप यहां देख रहे हैं कि यहां सीटी वाला सा है, यहां सरौता वाला सा है और यहां षटकोण वाला सा है, लेकिन इन तीनों में उपसर्ग यही है, यही उपसर्ग है दुस। बस संधि के नियम से ऐसा हो गया है, क्योंकि दुस का मतलब क्या है? दुस का मतलब है दुह, क्योंकि सरौता वाला सा मतलब विसर्ग। जैसे रामः और रामस में कोई अंतर नहीं है, एक ही है, ऐसे ही दुस और दुह विसर्ग का मतलब ही सरौता वाला सा होता है। तो यहां दुह प्लस चरित्र, तो फिर विसर्ग संधि के नियमानुसार संधि हो जाएगी। तो यदि विसर्ग के बाद चा या छा हो तो विसर्ग के स्थान पर सीटी वाला सा हो जाता है। ऐसे ही यहां दुह प्लस साहस, दुह प्लस साहस। और देखिएगा यहां पर दुस्साहस, क्योंकि विसर्ग संधि का 5वां नियम ये कहता है कि यदि विसर्ग के बाद जो भी सा हो उसी सा में परिवर्तन होता है। फिर दुष्कर, तो दुह प्लस कर, विसर्ग संधि का 4था नियम और चौथे का रोमन काउंटिंग सेकंड, कि यदि विसर्ग के बाद काखा पाफा में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर षटकोण वाला सा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये शब्द बनेंगे, लेकिन दुस ही होगा उपसर्ग, ध्यान रखिएगा, ऐसे शब्द आएंगे। और वहां ऑप्शन में आपको दुस भी मिलेगा, दुस भी मिलेगा, दुस भी मिलेगा, ये ऑप्शन में मिलेंगे। तो अगर वो दुष्कर पूछ लेगा तो आप फटाक से इसको टिक कर देंगे, बल्कि ये गलत है, ये गलत है, दुष्कर में ये सही है, और जो अपन को बिल्कुल गलत लगेगा। क्यों गलत लगेगा? क्योंकि कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी। तुलसीदास जी ने लिखा है कि जो रोगी होता है वो कुपथ के लिए व्याकुल होता है। जब हमें टाइफाइड हो जाता ना, तो टाइफाइड में हमें फिर समोसे ही अच्छे लगते हैं। अब समोसे ही अच्छे क्यों लगते? क्योंकि वो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन को बढ़ाता है, और टाइफाइड क्या है? इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, इसीलिए वही अच्छा लगता है। तो यहां से हमारा प्रश्न गलत होना है, तो जो गलत होना है इसलिए वो ऑप्शन ज्यादा अच्छे लगते हैं, और जो सही ऑप्शन है वो अच्छा नहीं लगता। आगे देखिए, दुस के बाद निर, तो बिना या बाहर या निषेध के रूप में, जैसे निर्जन, निराकार, निस, रहित या पूरा या विपरीत के रूप में, तो निस्सार, निश्चल। यहां भी देखिए आप, निस में सरौता वाला सा है, निस, ये है उपसर्ग, और इसमें निश्चल या निश्चल, ये उदाहरण। अब मित्रों, अगर ये परीक्षा में आ गया और आपको 4 ऑप्शन मिल गए, निस, निस, निस और निर, तो आप किसको टिक करेंगे? निश्चित है आप, क्योंकि यहां पर सा है तो सा वाले को टिक कर देंगे आप, और जैसे ही सा को आप टिक करेंगे और आपका उत्तर फटाफट हो जाएगा गलत, क्योंकि निश्चल में सीटी वाला सा है, और इसको टिक करेंगे तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, क्योंकि सही ये है निस। वो तो संधि के कारण है भाई, निस मतलब नी, और नी प्लस छल, तो फिर यहां विसर्ग संधि का नियम लग जाएगा। तो विसर्ग संधि का कौन सा नियम लगेगा? विसर्ग के बाद यदि चाछा हो तो पहला नियम, विसर्ग संधि का पहला नियम है कि यदि चाछा हो तो विसर्ग के स्थान पर सीटी वाला सा हो जाता है या तालब विषा हो जाता है, तो फिर यहां नी प्लस छल निश्चल हो जाएगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा उपसर्ग में, और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। निस, निस्सार निश्चल हो गया, निश्चल हो गया। नी, केवल नी, ना में छोटी ई। निषेध या अधिकता के लिए तो निपात और नियोग। परा, उल्टा या पीछे के लिए पराजय, पराभव। फिर है परि, आसपास या चारों ओर के लिए परिजन, परिक्रम। प्रा, आगे या अधिक के लिए प्राचार, प्रबल।
फिर है प्रति, उल्टा या सामने या हर एक, तो प्रत्यक्ष, प्रत्येक। वि, भिन्न या विशेष के लिए, तो विपक्ष, विदेश। सम, उत्तम या साथ या पूर्ण के भाव में। संगम या संतुष्ट, इसके उदाहरण है। 22वां है लास्ट सु, लेकिन सु सरलता वाले सा में छोटा वो। सुगम, सुशिक्षित, स्वागत। मित्रों आएगा वहां स्वागत। फिर से देखिए आप, सु उपसर्ग है और वो पूछेंगे स्वागत, और वो पूछ लेंगे कि इसमें उपसर्ग कौन सा आया हुआ प्रश्न है, तो आएगा क्या। लेकिन ऑप्शन में आपको सु भी मिलेगा, स्वा भी मिलेगा, और श्वा मिलेगा, और गत मिलेगा। क्योंकि कुछ लोग इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले लगने वाला शब्द उपसर्ग है कि बाद में लगने वाला उपसर्ग है। तो वो भी उदाहरण वो भी ऑप्शन में रखेंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य है आपको कंफ्यूज करना। लेकिन आपका ज्ञान इतना कमजोर नहीं है कि डिग जाए। अगर हमें 2 और 2 5 कहना है, तो पर हमें कोई कहते नहीं 2 2 4 होते, तो भैया नहीं, हमारा तो 5 ही होता है। इतना मजबूत पढ़ना है। हालांकि 2 2 4 होता है, तो ज्ञान को फिर वहां सही करें आप, लेकिन डिगे नहीं। और अगर आप डिग जाते हैं, इसका मतलब है फिर आपका ज्ञान कमजोर है। जितना आता है उसमें बिल्कुल डिगे ना, और सत्यता की ओर चलें। अच्छा पढ़ें और डिगे नहीं। अब यहां स्वागत है, तो अधिकतर लोग स्वा को सही कर देंगे, लेकिन यही गलत है, क्योंकि सु है सही, ये सब गलत है। तो सु प्लस आगत है इसमें। आगत शब्द है और सु उसमें उपसर्ग लगा हुआ है। अब यण संधि के नियमानुसार, मतलब सा से जो उ अलग होगा, यण संधि के अनुसार इस तरह से हो जाएगा। तो ये इसमें जुड़ के ये सा आधा ही रहेगा, वाह में बड़ा आ जुड़ जाएगा, तो बड़ा वाह हो जाएगा, और गत इस तरह से बन जाएगा। तो ऐसे ध्यान रखिएगा, और ऐसे ही उदाहरण पूछे जाते हैं परीक्षा में। फिर अरबी फारसी के कुछ उपसर्ग आपको याद करना है। अरबी फारसी के उपसर्ग, क्योंकि बहुत सारे शब्द हैं अरबी फारसी के जो प्रयोग किए जाते हैं, जैसे खुशखबरी है, खुशबू है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? खुशखबरी, तो खबरी शब्द है उसमें खुश लगा है। खुशबू, तो बू शब्द है उसमें खुश लगा है। इसके बाद है कम, तो कम का प्रयोग थोड़ा या हीन के भाव में होता है, तो कम जोर, जो जोर न लगा पाए वो कमजोर है। चलो उसको कमजोर, तो जोर मूल शब्द है और उसमें कम जोड़ा गया है। कम अक्ल, जिसमें अक्ल ना हो। ऐसे ही ना, बड़ा ना, बड़ा ना अभाव के अर्थ में है या भाव में। ना पसंद, ना समझ। फिर अगला बे, तो बिना के भाव में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे बेईमान, तो ईमान मूल शब्द है और ईमान में बे उपसर्ग लगा है, तो अपन कह देते बेईमान। तो बेईमान पूरा शब्द नहीं है, बेईमान है रियल में, बेईमान। बेइज्जत, इज्जत में बे लगा है। बद, बुरा के लिए प्रयोग होता है। बदनाम, बदबू, तो बू में बद लगा हुआ है। ऐसे यहाँ निश्चित के लिए अलगरज, अलबत्ता। अल के बाद दर, में के लिए दरअसल, दर हकीकत, अपन कह देते हैं ना वास्तव में ऐसा है, तो वास्तव में, तो में के स्थान पर दर का प्रयोग किया जाता है, दरअसल ऐसा है। बा, और अनुसार, तो बदस्तूर, बनाम। तो बद के बाद बा, गिला, गैर, गैर के लिए गैर हाजिर, गैर कानूनी। बिला, बिलासक, बिला वजह। हर दिन, हर बार, ये प्रत्येक के भाव में प्रयोग होता है। सर, मुख्यता के भाव में प्रयोग होता है, जैसे सरपंच, तो पंच में सर शब्द लगा है, तो जो पंचों का मुख्य होता है वो सरपंच। हम, समान या साथ वाला के साथ, तो यहाँ हम दर्दी या हम उम्र। ला, रहित के रूप में, तो लाइलाज,
लापरवाह है, जिसको इलाज ना मिले रहे तो इलाज से, वो लापरवाह है, लाइलाज है। ऊपर या बाहर तो बर्दाश्त, बर्खास्त, बर के रूप में। तो मित्रों उपसर्ग इतने हैं और ये उपसर्ग आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो यहाँ उपसर्ग में आपने इतना पढ़ा, और संख्या जरूर ध्यान रखिएगा कि अरबी फारसी की संख्या निश्चित नहीं है, किसी किताब में नहीं मिल रही है, और जितने किताबों में है सो अलग अलग है, कोई मानकीकरण नहीं हो पाया है इनका। मित्रों उपसर्ग के बाद अब प्रत्यय पढ़ेंगे। तो प्रत्यय में अभी तक क्या पढ़ लेते थे, अभी तक जितना आपने प्रत्यय पढ़ा है उसमें सिर्फ इतना पढ़ा है कि जो शब्द के बाद लगते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। उपसर्ग में भी आपने इतनी पढ़ा था कि जो शब्द के पहले लगते हैं वो उपसर्ग हैं, और जो शब्द के बाद लगते हैं वो प्रत्यय हैं। लेकिन इतने से काम नहीं चलने वाला कंपटीशन में। कंपटीशन तो सीधी बात क्या, ललकार है, दौड़ है, और उस दौड़ में जो निकल पाएगा वही जीतेगा। और निकल कौन पाएगा, जो मजबूत होगा। लेकिन यहाँ शारीरिक मजबूती नहीं चाहिए, ज्ञान की मजबूती चाहिए। ठीक है, तो आप ज्ञानार्जन करिए, ये नहीं कि सिर्फ वीडियो और ये, हालांकि हम सब कुछ आपको यहाँ पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अन्य किताबों को भी आप देखिएगा, उन किताबों में से प्रश्न ढूंढिएगा, मतलब प्रयास करिएगा, और रात दिन एक कर दीजिए, सब भूल जाइए, रिश्तेदारी, निमंत्रण, सब। क्योंकि अगर नौकरी लग गई तो सारे रिश्तेदार अपने हो जाते हैं, और अगर नहीं लगी कोई पूछने वाला नहीं है, फ्री में, ध्यान रखिएगा। और अगर लग गई तो फूफा के, मामा के, कक्का के, भैया, वो भी आते हैं, रिश्तेदारी बताते। तो ध्यान रखिएगा कि आपका जो उद्देश्य, आपकी जो मंजिल, वो एक होना चाहिए। तो प्रयास तो कर सकते हैं, और घर बैठ के सफलता नहीं मिलेगी। मित्रों मैंने एक बहुत अच्छा शेर सुना था इसके लिए कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। मित्रों मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही। अगर हम किसी मंजिल को ढूंढने के लिए निकले हैं तो भैया 1 दिन में नहीं तो 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, देर लग जाएगी लेकिन मिल जाएगी। लेकिन जो घर ही बैठे हैं वो प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ग्रुप से जुड़े हैं, उन्हें वीडियो खोलने में आलस लग रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ये लग रहा है अरे इनके भैया व्यूअर ना बढ़ जाए, हम क्लिक कर दें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कमेंट अगर लिखे दे रहे तो इनको पैसा ना मिल जाए। तो भैया कौन सा पैसा दे रहे हैं आप कमेंट लिख के? उपस्थिति तो दर्शा सकते हैं आप। तो घर में मंजिल कभी नहीं आएगी, आपको निकलना पड़ेगा, आपको कुछ करना पड़ेगा, और जब कुछ करेंगे तब आपका नाम होगा। मित्रों जमाना बहुत गैर है, यूं ही आपको याद नहीं रखेगा, कुछ करके दिखाना पड़ेगा। और जब कुछ करके दिखाएंगे तो ही आपको जमाना याद करेगा, अन्यथा कितने आए कितने चले गए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैं बहुत इमोशनल बात कर रहा हूँ आपसे, इन पंक्तियों को, इन शेरों को, और मैं पढ़ाई से संबंधित ही बात करता हूँ, दुनिया भर की नहीं फेंकता। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़िए, निरंतर पढ़िए। हम आपसे क्या ले रहे हैं? कुछ नहीं, आपको दे रहे तो आप निरंतर पढ़िएगा, मेहनत करिए, और आप उपस्थिति दर्शाइए। बताइए आपको कैसा लगा, क्या कमी है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। इतना कहने में शायद कुछ नहीं जाता। आगे पढ़ते हैं प्रत्यय। तो जिस प्रकार से किसी शब्द के पहले जुड़कर उपसर्ग, उसी प्रकार से किसी शब्द के बाद जुड़कर प्रत्यय। लेकिन प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। संस्कृत में आपको प्रत्यय के 5 भेद बताए हैं, लेकिन हिंदी में प्रत्यय के 2 भेद हैं, कित प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। जो क्रियाओं में जोड़े जाते हैं वो कित प्रत्यय हैं, और जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में जोड़े जाते हैं वो तद्धित प्रत्यय हैं। मित्रों बहुत आसान है, प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। तो कित मतलब क्रिया, तो जो क्रियाओं में जोड़े जाते हैं वो कित प्रत्यय हैं। जैसे तैराक। तो मित्रों तैरना क्या है, ये पहले मैं बता चुका हूं जब क्रिया पढ़ाई थी आपको, कि जिस शब्द में ना लगा हो वो प्रायः क्रिया शब्द होता है। उठना, बैठना, सोना, हंसना, जाना, गिरना, कूदना, लपेटना, घसीटना, कड़ोरना, मारना, नाचना, घबराना, मटकना, सोना, घटकना, चटकना, मारना, कूटना,
सब में ना लगा है। तो तैरना क्या है? क्रिया है। लेकिन तैरना शब्द में जब आक प्रत्यय लगेगा तो तैराक बन जाएगा। तो तैरना क्रिया है, तो जो क्रियाओं में शब्द लगते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि में लगते हैं, जैसे लकड़हारा, तो लकड़ प्लस हारा या लकड़ी प्लस हारा बनेगा लकड़हारा। लकड़ी क्या है? संज्ञा शब्द है, लकड़ी शब्द क्रिया तो नहीं है, तो वो संज्ञा पद है, इसलिए उसमें जो लगेगा वो तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। जो कृत प्रत्यय से बने शब्द होंगे वो कृदंत कहलाएंगे, और जो तद्धित प्रत्यय से बने शब्द होंगे वो तद्धितांत कहलाएंगे। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है। अब कुछ कृत प्रत्यय के भी उपभेद होते हैं और कुछ तद्धित प्रत्यय के भी उपभेद होते हैं। तो मित्रों, कृत प्रत्यय के जो भेद हैं वो हैं कर्तृ, कर्म, करण, भाव और क्रिया। मतलब 5 प्रकार के होते हैं ये, लेकिन इसका मानकीकरण नहीं है मित्रों। आपको बता देता हूं स्पष्ट, आप 4 किताब उठाइए, 5 किताब उठाइए, तो इसमें आपको अंतर मिल जाएगा, एक सी हेडिंग नहीं मिलेंगी। और जिसमें एक सी हेडिंग नहीं मिलती तो आप समझ जाइएगा कि इस मैटर का मानकीकरण नहीं है। लेकिन फिर भी जान लेते हैं क्योंकि कठिन नहीं है। जैसे कर्तृवाचक है, 5 भेद होते हैं: कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। अब इसमें सबसे पहला है कर्तृवाचक। तो कर्तृ मीन्स होता है मित्रों कर्ता। तो जहां क्रिया के साथ ऐसा शब्द जुड़े जो कर्ता का निर्माण करे वो कर्तृवाचक कृदंत कहलाता है। जैसे घात शब्द है, घात, तो घात एक क्रिया है। या तैरना, अब आप कहेंगे कि सर इसमें तो ना नहीं जुड़ा है, और आप कह रहे थे कि क्रियाओं में ना जुड़ता है। तो मित्रों, मैंने ठेका थोड़ी लिया है पूरे क्रिया पदों का। मैंने अधिकतर कहा था कि अधिकतर शब्द ऐसे हो सकते हैं, अधिकतर शब्द ऐसे होते हैं, 95% शब्द ऐसे होते हैं जिनमें ना जुड़ता है। अब आप कहो कि घात क्रियापद है और इसमें ना नहीं जुड़ा, तो भैया नहीं जुड़ा तो मैं क्या करूं, लेकिन है क्रियापद, ठीक है। अब इसमें घात में जब अक प्रत्यय जुड़ेगा या तैरना में आक प्रत्यय जुड़ेगा तो ये तैराक बन जाएगा और ये घातक बन जाएगा। अब मित्रों, ध्यान देने वाली बात है यहाँ, ये चूंकि क्रिया में जुड़ा है प्रत्यय, तो चूंकि क्रिया में जो प्रत्यय जुड़ते हैं और उनसे जो शब्द बनते हैं वो कृदंत कहलाते हैं। तो ये भी कृदंत है और ये भी कृदंत है। अब कृदंत के 5 भेद होते हैं। तो जो कर्ता बनाए, जैसे तैराक शब्द बना, तो तैराक कर्ता तो है, तैरने की क्रिया करने वाले को तैराक बोलते हैं। घात लगाकर बैठा है जो, उसे हम घातक कहते हैं। तो कहीं ना कहीं कर्ता का ही निर्माण तो कर रहा है, मतलब ये जो प्रत्यय है ये क्रिया में लगकर कर्ता का निर्माण कर रहा है, तो कर्तृवाचक प्रत्यय कहलाता है। बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे वाक प्लस अक वाचक, वाच प्लस अक वाचक, गय प्लस अक गायक, लिख प्लस अक लेखक, तैर प्लस आक तैराक, चाल प्लस आक चालाक, पीना प्लस अक्कड़ पियक्कड़, भूल प्लस अक्कड़ भुलक्कड़, लड़ प्लस आकू लड़ाकू, लिख प्लस वाला लिखने वाला, लूट प्लस एरा लुटेरा, होन प्लस हार होनहार, खेल प्लस आड़ी खिलाड़ी, बोल प्लस ई बोली। इस तरह से मित्रों ये बन जाते हैं। अब कर्तरी के बाद कर्म, कर्ता, कर्म, करण, इस तरह से भी याद रख सकते हैं। तो पहला कर्तृवाचक, दूसरा कर्मवाचक, तीसरा करणवाचक। तो दूसरा है कर्मवाचक, तो जिसमें कर्म की बात हो, जैसे समझा प्लस हुआ समझा हुआ, मतलब जिन कृत प्रत्ययों के योग से बने शब्दों में कर्म का बोध हो। लिखा प्लस हुआ लिखा हुआ, गा प्लस ना गाना, वह गाना गाता है, तो गाना क्या है, कर्म है, तो कर्म का बोध हो वहां कर्मवाचक। करण मीन्स होता है साधन। तो मित्रों, जिन क्रिया पदों में प्रत्यय जुड़कर कोई साधन बनाए, जैसे लेख, लिखना एक क्रिया है, तो लेख प्लस नी, और उससे बना क्या, लेखनी। तो जब लेखनी बनेगा मित्रों, तो लेखनी क्या है, लिखने का साधन है। जैसे मैं मार्कर से लिखता हूं, तो मार्कर लिखने का साधन हो गया।
तो जब साधन का निर्माण करे किसी क्रिया शब्द में, जब कोई शब्द जुड़कर किसी साधन का निर्माण करे, वहां पर कर्णवाचक कृदंत होता है या कर्णवाचक कृत प्रत्यय होता है। जैसे झाड़ प्लस ऊ झाड़ू, ओढ़ प्लस नी ओढ़नी, चूंकि ओढ़ने का साधन है ओढ़नी। कतर प्लस नी कतरनी, कतरने का साधन है कैंची। छल प्लस नी छलनी, चल प्लस नी चलनी, चालने का साधन है। छील प्लस नी छिलनी, तो छीलने का साधन है। तो जिन क्रियापदों में जुड़कर साधन का निर्माण हो वो कहलाते हैं कर्णवाचक। अगला है भाववाचक। मित्रों भाव मतलब इमोशन, ध्यान रखिएगा, जहां इमोशन का निर्माण हो, भाव का निर्माण हो। जैसे लिख प्लस आई लिखाई, तो लिखना तो मित्रों क्रिया है, लेकिन लिखाई क्या है, एक इमोशन है। चढ़ प्लस आई चढ़ाई, भिड़ प्लस अंत भिड़ंत, घबरा प्लस आहट घबराहट, तो ये भाव बने, तो ये भाववाचक में आ जाएंगे। अड़ प्लस आन उड़ प्लस आन उड़ान, मिल प्लस आन मिलान, घूम प्लस आओ घुमाओ, काट प्लस औती कटौती, तो इस तरह से ये बन जाएंगे, भाव का निर्माण कर रहे हैं। इसके बाद है क्रियावाचक। तो मित्रों इसकी पहचान थोड़ा सा अलग है, यहाँ आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा, क्योंकि जिन कृत प्रत्ययों के संयोग से हुए शब्द जुड़ता है उन्हें क्रियावाचक कृदंत कहते हैं, या विशेषण संज्ञा अव्यय का निर्माण होता है। नाचते हुए, खाते हुए, ठीक है। और बहता भरता, तो बह प्लस ता भर प्लस ता, इसमें हुए नहीं जुड़ रहा, लेकिन विशेषण संज्ञा अव्यय का निर्माण होता है, वो क्रियावाचक है। मित्रों ये तो हुए कृत प्रत्यय, अब है तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित हम आपको समझा चुके हैं कि जो क्रियाओं में जुड़े प्रत्यय वो कृत है, और जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि में जुड़े वो तद्धित है। तो तद्धित के भी भेद होते हैं, कर्तृवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक, अपत्यवाचक, ऊनतावाचक, स्त्रीबोधक, गुणवाचक, स्थानवाचक, मतलब काफी भेद होते हैं। तो यहां अगर कर्तृवाचक की बात करें तो मित्रों परिभाषा बिल्कुल वही होगी जो पहले हम बता चुके हैं कर्तृवाचक कृदंत की। बस अंतर सिर्फ इतना होगा कि वहां क्रियाओं में जुड़कर कर्ता का निर्माण करता है, और यहां पर संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि में जुड़कर कर्ता का निर्माण करता है। तो जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि में जुड़कर कर्ता शब्द का निर्माण करता है, जैसे सोना, तो अब सोना मित्रों क्रिया तो नहीं है, कोई वस्तु है, वस्तु है तो फिर संज्ञा है। तो सोना शब्द के साथ जब आर शब्द जुड़ेगा तो सुनार बनेगा। तो सुनार शब्द क्या है, फिर कर्ता है, क्योंकि सोने का काम करने वाला सुनार है, लोहे का काम करने वाला लोहार है, चर्म का काम करने वाला चमार है, कुंभ का काम करने वाला कुंभकार है, ताम्र का काम करने वाला ताम्रकार है, डम की आवाज करने वाला डमार है, जिसको डुमार बोलते हैं। तो ये शब्दों का निर्माण कर्म के आधार पर हुआ है। तो यहां सोना प्लस आर सुनार, लोहा प्लस आर लोहार, लेकिन संज्ञा शब्दों में जुड़कर जो कर्ता बना वो फिर तद्धित प्रत्यय में जाएगा और कृत तद्धित होगा, वो कर्तृ तद्धित। फिर है भाववाचक। तो मित्रों यहां भाव का निर्माण है, बस अंतर क्या है कि वहां कर्म में जुड़ रहा था, यहां संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि में जुड़ेगा। संबंधवाचक, जैसे चाचा प्लस एरा, मतलब संबंध दर्शाते हैं, चाचा प्लस एरा चचेरा, मामा प्लस एरा ममेरा, मौसा प्लस एरा मौसेरा, भाई प्लस जा भतीजा। तो जहां रिश्तेदारी हो, रिश्तों का नाम आए, वो संबंधवाचक है, जहां संबंध दर्शाया जाए। वह मेरा चचेरा भाई है, तो चचेरा क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है कि भाई तो है लेकिन कैसा, चचेरा, तो वहां संबंधवाचक होगा। मित्रों अपत्यवाचक, कुछ किताबें इसको अत्यवाचक लिख रही हैं। यहां से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं, जैसे मनु प्लस आ मानव, मतलब मनु से जो आए वो मानव कहलाए। एक दिन हम आपको समझा भी चुके हैं, मानव मनुष्य और आदमी कि जिनकी उत्पत्ति मनु से हुई वो मनुष्य कहलाए। मनु के इस से, इस मीन्स इच्छा, तो जो मनु की इच्छा से उत्पन्न हुए, क्योंकि हिंदुज्म है पूरा मनु शतरूपा से उत्पन्न हुआ है, प्रथम स्त्री पुरुष हिंदुज्म में मनु शतरूपा है।
तो जिनकी उत्पत्ति मनु की इच्छा से हुई वो मनुष्य कहलाए। और इस्लाम की उत्पत्ति या इस्लाम में जो प्रथम स्त्री पुरुष हैं वो आदम हुआ है। तो आदम से जिनकी उत्पत्ति हुई वो आदमी कहलाए। मतलब एक हिंदू आदमी नहीं हो सकता, मनुष्य है, और एक इस्लामिक व्यक्ति मनुष्य नहीं हो सकता, वो आदमी है। ध्यान रखिएगा, अपन प्रयोग तो कुछ भी कर देते हैं लेकिन उनका पता नहीं रहता है। तो आदमी शब्द की उत्पत्ति आदम से हुई है और मनुष्य शब्द की उत्पत्ति मनु से हुई है। हालांकि ऊपर से तो सब एक है, ये अंतर यहीं बनाए गए, यहीं धर्मों में बांटा गया, यहीं जातियों में बांटा गया, यहीं सब किया गया। बाकी हम सब भाई बहन हैं, सबकी एक ही संरचना है, एक ही प्रकार है, बस यहाँ आकर विभाजित कर दिया जाता है। तो आपको इस पूरे पृथ्वी को एक अपना परिवार मानना है, वसुधैव कुटुंबकम मानना है आपको। ठीक है, आगे देखिए। तो पांडु प्लस आ पांडव बना, मतलब जिससे उत्पत्ति बताई जाए। जैसे कुरु प्लस आ कौरव, जो कुरु वंश उत्पन्न हुआ तो कौरव हैं वो। पांडव से उत्पन्न हुए वो पांडव हैं। पांडु इनके पिता का नाम था पांचों के, तो पांडव से उत्पन्न, पांडु से उत्पन्न हुए तो वो पांडव कहलाए। ऐसा नहीं कि 5 थे सो पांडव कहलाते थे। पांडु इनके पिता का नाम था, इसलिए उन्हें पांडव रोग भी था। पांडु रोग मतलब पी लिया। पांडु इसलिए उन्हें कहते थे, पांडु से उत्पन्न हुए तो पांडव हो गए। राधा प्लस ए राधे, गंगा प्लस ए गंगे, पथ प्लस ए पाथे, कुंती प्लस ए कौंते। तो जिसकी उत्पत्ति जिस शब्द से संबंधित हो वहां अपत्यवाचक होगा। ऊनतावाचक, मित्रों ऊना की पूरा, ऐसे खूब खेल खेले हैं अपन ने छोटे में। बताओ के साथ में ऊना की पूरा खेले ना आपने। तो ऊन मतलब कम की स्थिति हो, पूरा मतलब जहां सम संख्या हो, और ऊन मतलब जहां एक कम हो। तो जहां थोड़ी कम की बात की जाए वहां ऊनतावाचक शब्द होता है। तो ऐसे प्रत्यय जो संज्ञा पदों के अंत में लगकर लघु का भाव व्यक्त करें, थोड़ा कम का भाव व्यक्त करें। और जैसे बेटी प्लस या बिटिया, लेकिन बिटिया शब्द क्या है? बेटी का छोटा रूप है बिटिया। माचा बड़ा रूप है, मतलब बड़ी खाट को माचा बोलते हैं, लेकिन छोटी खाट को मचिया बोल देते हैं। तो माचा प्लस या मचिया। लोटा, बड़ा लोटा होगा तो लोटा, अगर छोटी है तो लुटिया हो गई। लेकिन लोटा में जब इया प्रत्यय जुड़ा तब वो लुटिया बना। सांप प्लस ओला, सांप बड़ा सांप है लेकिन सपोला छोटे को। तो ऊनवाचक में जिसमें थोड़ी कम का भाव हो, छोटे का भाव हो, ऐसे शब्दों का निर्माण हो, वो ऊनतावाचक में आएंगे। लठ प्लस या लठिया, चोटी प्लस या चुटिया, खाली प्लस सा खाली सा, अच्छा प्लस सा अच्छा सा, कली प्लस एका कलिका, लता प्लस एका लतिका, खाट प्लस ओला खटोला। तो इस तरह से ये शब्द कैसे बने? प्रत्यय के अनुसार बने, कम के भाव में है इसलिए इनको ऊनतावाचक कह दिया। स्त्री बोधक, मित्रों जिसमें जिन शब्दों में कोई प्रत्यय जुड़कर और स्त्री बोधक शब्द का निर्माण कर दें, ये स्त्रीवाची शब्द का निर्माण कर दें। जैसे प्रिय, तो प्रिय तो पुल्लिंग शब्द है, लेकिन प्रिय में जब आ जोड़ दिया तो प्रिया बन गया। शेर में नी जोड़ दिया तो शेरनी बन गया। बालक में एका जोड़ दिया तो बालिका बन गया। देव में ई जोड़ दिया तो देवी बन गया। इस तरीके से स्त्रीलिंग शब्द का निर्माण जब करें तब उस स्थिति में स्त्री बोधक तद्धितांत बनते हैं। फिर है गुणवाचक। मित्रों गुणवाचक में ऐसे प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के अंत में जुड़कर संज्ञा का गुण प्रकट करते हैं। सीधी बात है, गुण बनाए वो। जैसे भूख में भूखा, प्यास से प्यासा, शरीर प्लस एक शारीरिक, भूगोल प्लस एक भौगोलिक, भारत प्लस ई भारतीय। हाँ, जहाँ मित्रों ई प्रत्यय जुड़े यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और परीक्षा में खूब पूछा गया है। जैसे सप्ताह आ गया, ये आया हुआ प्रश्न है, सप्ताह प्लस एक, तो ऑप्शन में आपको साप्ताहिक भी मिलेगा और साप्ताहिक भी मिलेगा। तो यहां ध्यान रखिए कि दीर्घ हो के शब्द बनता है। जैसे परिवार, और परिवार शब्द में जब आप एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो फिर पारिवारिक नहीं बनेगा,
पारिवारिक बनेगा। दिन शब्द में जब एक जोड़ेंगे तो दैनिक नहीं बनेगा, दैनिक बनेगा। तो ध्यान रखिए कि थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है वहां एक प्रत्यय जुड़ने पर। भूगोल प्लस एक ऊ है तो वहां औ में परिवर्तन हो, भौगोलिक ना कि भूगोलिक। तो ये गुणवाचक के अंतर्गत है। स्थानवाचक, जहां स्थान का निर्माण हो, जैसे गुजरात और उसमें गुजरात में ई प्रत्यय जुड़ गया तो गुजराती बन गया। मराठा में ई जुड़ गया तो मराठी बन गया। सर्व में त्रा जुड़ गया तो सर्वत्र बन गया। कलकत्ता में ईया जुड़ गया तो कलकतिया बन गया। कलकतिया तंबाकू होती है, तंबाकू की एक कैटेगरी है कलकतिया। बस जो कलकत्ता का हो सो कलकतिया है। चारा प्लस गा है, चारा गा है। यद प्लस त्रा यत्र, तद प्लस त्रा तत्र। इस तरह से ये जो स्थान का निर्माण करें वो स्थानवाचक के अंतर्गत आएंगे। मित्रों कुछ अन्य प्रत्यय भी होते हैं, जैसे निशा, निशा में चर प्रत्यय लगा तो वो निशाचर बनाएगा। गिरि प्लस धर गिरधर बनाएगा। रस प्लस इया रसिया बनाएगा। रसिया, बड़े रसिया हो। रसिया शब्द को आप अन्यथा न लें, जो रसास्वादन करता है वो रसिया कहलाता है। मतलब रस की अनुभूति करने वाला रसिया कहलाता है। ठीक है, तो जो रस की अनुभूति करता है वही रसिया है, जो रसास्वादन करता है वही रसिया है। तो रस में जब इया प्रत्यय जुड़ेगा तो रसिया बनेगा। जल प्लस अज जलज। सुख प्लस दाई सुखदाई। जादू प्लस गर जादूगर। बहु प्लस ज्ञा बहुज्ञ। मदद प्लस गार मददगार। सुख प्लस दा सुखद। और सड़ा प्लस इयल सड़ियल। मरा प्लस इयल मरियल। इस तरह से ये शब्द बने हैं। दौलत प्लस मंद दौलतमंद। तो मित्रों प्रत्यय में इतना ही पढ़ना है। पुनः आपको बता दूं कि दो प्रकार के प्रत्यय। प्रत्यय आप समझ गए कि जो शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कित प्रत्यय तद्धित प्रत्यय। जो क्रियाओं में जुड़ते हैं वो कृत प्रत्यय हैं, जो तद्धित में जुड़ते हैं वो तद्धित प्रत्यय हैं। कृत प्रत्यय के कुछ भेद हैं, तो उसमें भेद 5 प्रकार के हैं और इसमें 7-8 प्रकार के हैं, लेकिन इनका मानकीकरण नहीं है, ऐसा नहीं आएगा। ऑप्शन में आ सकता है कि शब्द देके वो पूछ सकते हैं कि इसमें से अंतर्गत कौन सा है, तो वो हमने आपको डिटेल में बता दिया है, तो आप पढ़ लीजिएगा। मित्रों आज इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। सक्सेसफुल जो सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। चाहे आने वाले जितने भी एग्जाम हो, वर्ग 3 महिला सुपरवाइजर, एमपी पुलिस, फॉरेस्ट, पटवारी, सीपीसीटी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उन सभी को ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टडी कराई जा रही है, प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें बॉयज और गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप बनाकर आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। ग्रुप में आपको टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली एंड वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब कुछ दिया जाएगा। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, लगभग 22 और आपको ऐड किया जाएगा। तो आप लोग बिना किसी देरी के मैसेज कीजिए और 9981167757 पर आपको ऑडियो मैसेज करना है। व्हाट्सएप से अपना नाम बता देना है, मैं आपको उसी एग्जाम से रिलेटेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। महिलाओं के अलग ग्रुप हैं, पुरुषों के अलग ग्रुप हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ स्ट्रेटेजी, रूटीन, सिलेबस, कंप्लीट प्लान आपकी स्टडी के लिए, ताकि आप लोग बेस्ट रैंक हासिल कर सको यहाँ पर। ठीक है, आपकी तैयारी के साथ ही आपको पता लग जाता है कि आप अब अच्छी मेरिट हासिल करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम टेबल दिया जाता है। हर एग्जाम का अलग टाइम टेबल होता है जो 7 दिन में बदलता रहता है। जुड़ने से आपको फायदा क्या मिलेगा? टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब आपको मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए आपको 99811677 और 757 ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको ऑडियो से नाम बता देना है अपना और किस एग्जाम के लिए आपको जुड़ना है वो भी मुझे बता देंगे, तो मैं आपको जोड़ दूंगा।
सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, सभी एग्जाम की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ग 3 की प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं, जिनने नोट्स मंगाए हैं। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेल और फीमेल ग्रुप में जुड़े हैं। खासकर एमपीटीईटी के लिए टाइम टेबल दिया गया है उन्हें, और एमपीटीईटी के लिए जो स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं, पीईबी जो सिलेबस है उसके हिसाब से उसको लेकर पढ़ना आप जरूर शुरू करें, क्योंकि उससे पीईबी सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो सिलेबस को कवर करे और इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, जिसमें शानदार पेडागोजी भी दी गई है जो 15 नंबर की आने वाली है, और बाकी आपका जो 15 नंबर का अलग पार्ट है वो भी इसमें अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इंदौर में आ सकते हैं, हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं, छतरपुर में भी ले सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको कम कीमत में वो तुरंत मिल जाएंगे, बाकी आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं स्पीड पोस्ट से। उसके लिए भी मुझे 9981167757 पर मैसेज कर दें। छतरपुर का जो ऑफिस है वो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने है। इस तरह के जो नोट्स बनाए गए हैं, सारा कुछ स्पेशल फैकल्टी के द्वारा कोशिश यही की जाएगी कि आपके 125 प्लस अंक आए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 125 प्लस अंक अगर आपके आ गए तो सिलेक्शन आपका वर्ग 3 में होने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है फ्रेंड, अब इसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जिसकी प्रिपरेशन उन्हें लगता है कि हो गई है, वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 30 ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, 20 आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। ये ऑफिस है हमारे छतरपुर का। यहाँ पर ये आपका चैनल है। प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं जितने भी नए मेंबर हैं, और पुराने मेंबर को परिवार का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना से बच कर रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।